तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का विषय है आत्मकथा और आत्मकथा में आज की जो आत्मकथा है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल 4 खंड हैं। उस 4 खंड में पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को प्रयाग के प्रतापगढ़ जिले के चक्र मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। यदि आप पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आत्मकथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन के पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और माता का नाम सरस्वती या सरस्वती देवी था। बच्चन अपने पिता के छठे पुत्र थे। पिता प्रताप नारायण इलाहाबाद से प्रकाशित पायोनियर में काम करते थे। हरिवंश राय को बचपन में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में इसी बच्चन नाम से ये मशहूर हो गए। बच्चन जी की माता संगीत में विशेष रुचि रखती थी और सुर के पदों का गायन किया करती थी। बच्चन जी की शिक्षा उर्दू से शुरू हुई। इसके पीछे का कारण ये था कि कानून की पढ़ाई के लिए उस समय उर्दू को आवश्यक माना जाता था। सन 1925 में बच्चन जी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। 1926 में इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर में दाखिला लिया। 1927 में ये द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। सन 1927 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया। ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी और फिलॉसफी रखे। सन 1929 में बीए की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। हरिवंश राय बच्चन की शादी 1926 में राम किशोर की कन्या श्यामा से हुई। विवाह के समय श्यामा की उम्र 14 वर्ष और बच्चन की उम्र जो है उस समय 19 वर्ष थी। दुर्भाग्यवश टीबी की बीमारी हो जाने के कारण श्यामा बच्चन बहुत दिनों तक जीवित नहीं रही। 17 नवंबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। बच्चन जी 1930 में एमए प्रीवियस करके पढ़ाई छोड़ दी। एमए प्रीवियस अर्थात एमए के प्रथम साल की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी। इसका कारण रहा पत्नी श्यामा बच्चन का बराबर बीमार रहना, ये इसके पीछे का कारण रहा। श्यामा बच्चन की मृत्यु के पश्चात 1937 में मतलब 1930 में इन्होंने प्रीवियस की पढ़ाई छोड़ी और 1937 में बच्चन ने फिर से पढ़ाई शुरू की और 1938 में एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उत्तीर्ण की। 30 में पढ़ाई छोड़ दी थी। कारण रहा कि श्यामा बच्चन जो है, जो इनकी पत्नी थी वो बराबर बीमार रहती थी और 1936 में जो है उनका स्वर्गवास भी हो गया। बच्चन जी की दूसरी शादी तेजी बच्चन से 24 जनवरी सन 1942 को हुई। तेजी जी उन दिनों लाहौर के एफसी कॉलेज में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका थी। यह एक संयोग ही कहा जाए कि शादी के कुछ महीने पहले भी बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जूनियर लेक्चरर जो है वो नियुक्त हो गए थे। सन 1952 में बच्चन जी अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उनका विषय महाकवि इट्स की कविताओं पर था, अर्थात जो शोध उनका रहा वो महाकवि इट्स की कविताएं थी। बच्चन जी आयरलैंड जाकर महाकवि इट्स के घर ठहरकर और उनके पत्र व्यवहार और हाथ से लिखी संपूर्ण सामग्री का उन्होंने गहन अध्ययन किया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रथम अ, जो है खंड आत्मकथा के रूप में क्या भूलूं क्या याद करूं को लिया जाता है, जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ। इसका प्रकाशन 1969 में होता है। यद्यपि आत्मकथा अक्टूबर 1936 में ही ये पूरी हो गई थी, लेकिन जो प्रकाशन हुआ इसका ये 1969 में हुआ। यदि इस आत्मकथा में आए हुए पात्रों की बात करें तो मिट्ठू लाल, राधा, भोलानाथ, महारानी बुद्धि, तुलसी, प्रताप नारायण, सरस्वती, मंगल पंडित, सुंदर, चंपा, श्यामा, शालिग्राम, शैल कुमारी, विश्वनाथ प्रसाद, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। कभी-कभी परीक्षाओं में पात्रों को लेकर के भी सवाल पूछ लेता है कि ये पात्र जो है वो किस आत्मकथा से संबंधित है। इसलिए पात्र जो है वो आत्मकथा में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आत्मकथा के बारे में डॉक्टर रामलखन शुक्ल कहते हैं कि आत्मकथा में
लेखक का अपना जीवन, सामयिक जीवन और उनकी उसकी जीवन प्रक्रिया के क्रम में मानसिक संरचना का बोध होता है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा, नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा, बसेरे से दूर और चौथा, 10 द्वार से सोपान तक। तो बच्चन जी की आत्मकथा कुल 4 खंडों में है। तो हम बात कर रहे हैं पहले वाले खंड की, क्योंकि नेट की परीक्षा में पहला खंड ही लगा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सर्वाधिक जो है, ये इनकी सभी खंडों में ये सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। अब इस आत्मकथा के संबंध में कुछ विद्वानों के प्रमुख कथन की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मवीर भारती के द्वारा इस आत्मकथा के संबंध में कहे गए कथन की। यह हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना के साथ जो है वो कह दिया गया है। ये कथन जो है इस आत्मकथा के संबंध में धर्मवीर भारती का है। इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और चित्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। यह बात जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथे बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। ये बात डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं इस आत्मकथा के संबंध में। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। यह कथन जो है वो नरेंद्र आर्या का है इस आत्मकथा के संबंध में। क्या भूलूं क्या याद करूं शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि बच्चन जी के निजी और सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जिनका उल्लेख तो करना चाहते होंगे, किंतु किनका करें और किनका नहीं, यह नहीं तय कर पा रहे होंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की भूमिका में बच्चन ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मानतेन की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं। मैं अपने गुण दोषों जगजीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूं, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चित्र प्रस्तुत करते हुए कथा तक आते हैं। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकल और उसकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं, तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरण भी दिखाते हैं। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता है। हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में सबसे पहले अमोढ़ा गांव का जिक्र करते हैं। बच्चन सिंह कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि जो है वो मानते हैं। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारित के हाथों उनकी मां ने 5 रुपए में बेचा था। यदि इस आत्मकथा के प्रमुख उद्धरणों की बात करें, तो लेखक कहता है कि आत्मीयता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। आगे कहता है कि जहां जनता जातियों में बटी हो, वहां पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों को दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी ही स्वाभाविक है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहां पारस्परिक संबंध संघर्ष सिद्ध करती हैं, वहां पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती हैं। आगे लेखक कहता है कि हुक्का गंसी चाचा जी पीते थे। हुक्का गंसी चाचा जी पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने ऐसा वो नहीं करते थे। बड़े भाई यह जानते थे कि दो चार कस खींच के वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था, जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। वे गांव में लकड़ी मंगाते और शहर में खूंटे गढ़ाकर सप्लाई करते थे। खूंटे बनाकर सप्लाई करने का उनका काम था। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हुई गए इतने खूंटे, रजक रजक यानी वे रिजेक्ट हो गए। तो अपनी भाषा में या गाँव की भाषा में अंग्रेजी रिजेक्ट शब्द को जो है वो उच्चारण नहीं कर पाए, तो रजक कहते हैं, अर्थात रिजेक्ट हो गए। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी और वे उनसे 19 पढ़ते थे। बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। लेखक आगे कहता है कि मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। नारी तो मां बनने के लिए ही बनी है।
उसके सपनों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता है। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है, न बन सकी तो इस अभाव में के लिए वह अपने को धिकारती रहती है। लेखक आगे कहता है कि जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती हैं। जब उन्हें अधिकार की लौ श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है, तब वह बिखर जाती हैं। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्चे के लिए दादी की काफी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, जिससे चार पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी जो है वो नहीं जी सकती है। लेखक आगे कहता है कि जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिझोड़ कर फेंक दे। कल्पना तभी सजीव और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं, बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी या भीतरी बन गया हो। लेखक आगे कहता है कि सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होना होगा। जाति की कड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग जकड़े हैं। आगे कहता है कि जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रह करके भी प्रसन्न करने रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का। तो लेखक कहता है कि नारियां जो है वो स्वभावगत अभिनेत्री होती हैं। बहुत सारे उनको कष्ट, बहुत सारी तकलीफ उनको होती है, लेकिन फिर भी उस तकलीफ को जो है वो सबके सामने प्रस्तुत नहीं करती है। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो यह निश्चय ही प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा न देखने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।